अच्छा, वो कल एक सवाल करते हुए ना लेक्चर 54 में एक आखिरी पॉइंट बाद में स्टूडेंट के सवाल से मुझे याद आया, वो तो उसका मैं बताई। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, आखिर में टैक्स की अमाउंट निकल आई, उसका करना क्या? उसको रिटेन अर्निंग में चार्ज भी करना है। जो पी वाले कॉलम में रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट की थी, उस पर टैक्स लगा के पी की रिटेन अर्निंग में लिखना है, और जो एस वाले कॉलम में चेंजेस की थी उस पर टैक्स लगा के एस वाले कॉलम में लिखना है। यानी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और बन रहा होगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और बन रही होगी। तो वो जो वर्किंग कही थी मैंने, वर्किंग 5 देखने में, उसमें जो निकलेगी वो वहां है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में और रिटेन अर्निंग में जाएगी। जिसका दूसरा फैक्ट रिटेन अर्निंग में जाना है, टैक्स एक्सपेंस और बनना है। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो टैक्स एक्सपेंस कम होने हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं तो टैक्स एक्सपेंस और बनना है। तो ये आखिर की तो ये टैक्स कैलकुलेट किया था, वो जो वहां लगा था जाके, वो निशान पड़े हुए भी, वो रिटेन अर्निंग में चार्ज करना है। ग्रुप एसोसीआई काम कर, अच्छा किसका क्या नहीं बताया अभी, आगे पेज पे क्या है? ये बताया तो था, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड बताया था मैंने क्लास में बता दिया मैंने। जी मुझे बिल्कुल याद था, लेकिन वो मुझे ना टाइम बिल्कुल नहीं मिला, और मुझे लगता है मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ 7:15 से 7:45 तक तो क्लास में हूँ, और तो मुझे नहीं मिला टाइम है। हाँ जी, आज शुरू हुआ। देखें शायद किसी दिन हो जाए मूड, शायद इतवार, कभी नहीं हो सका, आज नहीं हो सका। ग्रुप एसोसीआई, इसके लिए एक ही सवाल काफी। बैलेंस शीट तो मैंने को 5-6 सवालों से सिखाई थी, इसके लिए एक ही सवाल बहुत है, उसी को फिर बेस बना के उसमें एडजस्टमेंट कराता रहूंगा। लिखें सवाल। अच्छा, बैलेंस शीट में जो चीजें मैंने डिटेल से बता दी, उनको कोशिश तो की है कवर करने की, लेकिन शायद कोई चीज रह गई हो, तो मेन चीज बैलेंस शीट में डिटेल से बता दी हुई है। मैंने इनकम स्टेटमेंट वाला पोर्शन बना के उसमें उन्हीं चीजों का फॉर द ईयर इफेक्ट बताया है वैसे, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई हो, देख लेंगे। सवाल लिखें जी। एसोसीआईज हैं पी और एस की फॉर द ईयर एंडिंग 31 पी और एस की एसोसीआईज हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। अंग्रेजी बताऊंगा और आगे रुपीज में पी का कॉलम और एस का कॉलम। सेल्स 150,000 और 130,000, यानी 1,50,000 और 1,30,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 100,000 और 90,000। ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा बताने का इंतजार कर रहे हैं तो शर्म है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15,000
और 12,000, 15,000, 12,000. एडमिन कॉस्ट है 7,000 और 6,000. फाइनेंस कॉस्ट 5,000 और 4,000. अदर इनकम 4,000 और 3,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी कितना? अदर इनकम ऐड करनी 27,000 और 21,000, 27,000 और 21,000. टैक्स 9,000 और 8,000. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स मैंने बताया 9,000 और 8,000. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18,000 और 13,000. अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में लिखें फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू गेन लिखें 3,000 और 2,000 और एंड पे ग्रैंड टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम. टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ऐड कर लेने के बाद. तो ये बन गई 21,000 और 15,000. P acquired 80% shares of S. P acquired 80% shares of S some years ago. मुझसे रिक्वायर्ड है consolidated SFCI. बैलेंस शीट बनाने का, बैलेंस शीट कंसोलिडेट करने का बेसिक प्रोसीजर क्या है? लाइन बाय लाइन एडिशन है. और चाहे 100% शेयर्स खरीदे हो चाहे 80% खरीदे हो तब भी लाइन बाय लाइन एडिशन है. तो 80% शेयर का काम कहां जाएगा? है बैलेंस शीट बनाते हुए इस बात का कहां असर पड़ा कि 80% शेयर है? एनसीआई की लाइन आइटम आ गई थी और एनसीआई का किसमें हिस्सा डाला है? यानी एनसीआई किसमें हिस्सा है? इक्विटी में. प्री में भी है, मतलब एक्विजिशन डेट वाली वैल्यू भी है एनसीआई की. तो एनसीआई का इक्विटी में से, यानी इक्विटी को हमने तोड़ा है क्योंकि शेयर होल्डर्स एसेट्स होते हैं. एसेट्स तो कंपनी के हैं, शेयर इक्विटी के मालिक होते हैं. तो इसलिए इक्विटी के हिस्से को तोड़ा था ग्रुप में और एनसीआई में. एसेट्स पूरे थे, लायबिलिटीज पूरी थी. इसी तरह से इनकम्स और एक्सपेंस ये शेयर होल्डर्स, ये तो बिजनेस के होते हैं. यानी ये तो बिजनेस की, ये तो कंपनी की परफॉर्मेंस है कि सेल्स कितनी है. शेयर होल्डर थोड़ी छलांगे लगाएंगे कितनी सेल्स है. शेयर होल्डर के चीज क्या है? इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट. तो इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की तरह वहां भी एसेट्स लायबिलिटीज लाइन बाय लाइन ऐड थे, यहां भी इनकम एक्सपेंसेस लाइन बाय लाइन ऐड है. वहां एनसीआई का हिस्सा दिया था इक्विटी में, यहां एनसीआई का हिस्सा आएगा प्रॉफिट के अंदर. तो प्रॉफिट निकालने तक सिंपली लाइन बाय लाइन एडिशन है. सेल्स क्या है? 150, 130. कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 और 90. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15
12, एडमिन कॉस्ट 7 और 6, फाइनेंस कॉस्ट 5 और 4, अदर इनकम 4 और 3, पीबीटी नन, और टैक्स 9 और 8, और पैड भी रहने दें। से आगे चल रहा है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू गेन कितना 3 + 2, सेल्स 280, कॉस्ट ऑफ सेल्स 190। अच्छा, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी सारी लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने में इनकम से लेके ये ओसीआई तक सारी लाइन बाय लाइन एडिशन। अभी इस वक्त कोई टुकड़े करने की जरूरत नहीं है कि पेरेंट का हिस्सा कितना है, सब लाइन बाय लाइन एडिशन है। लेकिन इनकम्स और एक्सपेंसेस लाइन बाय लाइन एडिशन है, प्रॉफिट नहीं ऐड कर देना है। प्रॉफिट तो ऐसे चलना है, बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल P+S करते हैं, नहीं एसेट्स का टोटल करते हैं। तो इसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट, पीबीटी, पैट, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये ऊपर से नीचे आना है। ये कितना 90, 27, 13, 9, 7, पीबीटी 48, टैक्स 17, पैड 31, फेयर वैल्यू गेन 5000, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 36। तो ग्रुप एसओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तक लाइन बाय लाइन एडिशन है। है अभी तक कोई ऐसा अभी तक इस स्टेटमेंट को देख के ये पता चल रहा है कि एनसीआई का हिस्सा कितना है। अभी तक यहां के एनसीआई नहीं, एनसीआई को हिस्सा दिया जाएगा और वो यहीं इसके फेस पे ही प्रेजेंट होगा, यानी इसके फेस का हिस्सा है यहां से लेके जहां तक, उसके बाद जो उसके आगे लिखने लगा वो यही कंटिन्यूड है। इसी का हिस्सा है कि हम यहां पर बताएंगे कि इसके प्रॉफिट के हिस्से बांटने किसने, उसको कहेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। प्रॉफिट के हकदार हिस्सेदार कौन है? प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं दो लोग, एक हैं जो पेरेंट के शेयर होल्डर्स हैं और एक हैं जो एनसीआई। और प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 31,000। इस 31,000 के दो टुकड़े गए, तो इसमें से एनसीआई का कितना हिस्सा? 20%। कितना बना? हाँ, बस इसी जज्बाती आंसर का इंतजार था मुझे। इसका 20% लेना है, इसका 20%। जो वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग कौन से कर? एनसीआई का 20% हिस्सा इस 31,000 में। एस के प्रॉफिट में 20% एनसीआई का है। एस का प्रॉफिट तो नहीं है 31,000, 31,000 में तो पेरेंट का हिस्सा भी है, तो इसका 20% नहीं लेना है। अभी तो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि एडजस्टमेंट्स इसी जमीन पे बनानी है सारी, तो इसको मैं यहां से वर्किंग में लेके जा रहा हूं। अच्छा, वर्किंग इसके फेस का हिस्सा नहीं है, तो वर्किंग है। वर्किंग से हमने निकालना है एनसीआई का प्रॉफिट में हिस्सा, तो इसको स्टार्ट करते हैं एस के पैट से, जो कि है 13। एस का पैट 13 है। एनसीआई का हिस्सा कितना है? 2600। तो इस 31,000 में से एनसीआई का हिस्सा 2600 है।
तो हम इस 31,000 के दो टुकड़े दिखाएंगे, जिनमें से एक एनसीआई का हिस्सा है जो कि अलग वर्किंग करके ही निकालिएगा क्योंकि इसमें रश बढ़ता जाएगा, और पेरेंट का हिस्सा कितना है। वैसे तो इसको अलग से भी कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं, जैसे पेरेंट का पैट कितना है, पेरेंट का पैट 18,000, तो जो 18,000 है वो तो है ही है सारा पेरेंट का, और इस 13 में से भी कितना बना 28,400। लेकिन ऐसे नहीं करना कैलकुलेट, आपने बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करें 28,400। तो सेल से लेके टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम तक सब लाइन बाय लाइन एडिशन है, बस प्रॉफिट्स ऊपर से नीचे कैलकुलेट करने हैं। और ये लिख लेने के बाद दो चीजों को तोड़ के दिखाना है, एक है प्रॉफिट के दो हिस्से, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, और एक है टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू। प्रॉफिट इन दोनों में तोड़ा था तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम भी इन्हीं दोनों में तोड़ के दिखानी है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कितनी है? अच्छा, ये मैंने होशोवास में लिखा है, ये टोटल ही है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट और ओसीआई, नहीं, प्रॉफिट है और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कितनी है? 36। इस 36 में से एनसीआई का हिस्सा कितना? जैसे एस के पैट में एनसीआई का हिस्सा निकाला है तो ऐसे एस की टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में हिस्सा, लेकिन चूंकि सवाल में इसकी वर्किंग की गई होगी तो इसलिए मैं इस वर्किंग को यूज कर रहा हूं और ये काम ब्रैकेट में ही चल जाएगा। ये 2600 एज इट इज, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बनती है पैट में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम मिला के। ये क्या निकाल चुके 2600? पैट में एनसीआई का हिस्सा। तो अगर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई का हिस्सा निकाल के इसमें ऐड कर दे तो वो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई का हिस्सा बन जाएगा। तो एस की अदर कंप्रिहेंसिव इनकम कितनी है? अदर कंप्रिहेंसिव इनकम उस 2000 का 20%। आप 15,000 का 20% बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें एडजस्टमेंट्स करनी होगी ना तो वो फिर 15,000 में दोबारा करनी पड़ जाएंगी। इसलिए 2600 जो कैलकुलेट कर लिया ये यहां यूज कर ले और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई का हिस्सा लगा के इसमें ऐड कर दे, तो ये बन जाएगा टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई का हिस्सा 3,000, और इस 36 में से 3 ये है तो 33। ये ग्रुप एसोसीआई बनाने का बेसिक प्रोसीजर्स एडजस्टमेंट्स के बगैर कि सेल से लेके अदर कंप्रिहेंसिव इनकम तक सारी लाइन बाय लाइन एडिशंस, और उसके बाद प्रॉफिट के 2 टुकड़े और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम के 2 टुकड़े। हाँ जी, इसमें कोई एतराज? फिर मैं एडजस्टमेंट बताता हूं।
ठीक है। एसओसीआई, अब एडजस्टमेंट डालने लगा उसमें। एसओएफपी में अगर रिकॉल करें तो मैंने सबसे पहले एडजस्टमेंट बताई थी गुडविल, बल्कि नहीं उससे भी पहले आते हैं। जब आपको बेसिक चीजें बता रहा था तो नेगेटिव गुडविल एक चीज बताई थी। नेगेटिव गुडविल का वहां बैलेंस शीट में क्या काम किया था? अच्छा, एक चीज फर्क ये है कि बैलेंस शीट दो साइड्स टैली होती हैं, तो बैलेंस शीट में जो भी एडजस्टमेंट की थी उसका डबल इफेक्ट था। यहां पर लालच नहीं करनी डबल इफेक्ट की। हो सकता है कोई एडजस्टमेंट हमने एक से ज्यादा जगह लिखनी हो सकता है वो एक ही जगह लिखनी हो, तो यहां पर डबल इफेक्ट नहीं है, ये कोई टैली नहीं करनी होती हमने, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट हो। नेगेटिव गुडविल बैलेंस शीट में क्या किया था? गुडविल की वर्किंग की, अगर पॉजिटिव आया आंसर तो वो एसेट, और नेगेटिव आया तो वो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में ऐड। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट के लिए इनकम है, उसने सस्ते में खरीद लिया। पेरेंट की इनकम है इसलिए रिटेन अर्निंग में ऐड किया था। तो अगर इनकम स्टेटमेंट का सवाल है तो अच्छा, यहां वहां पर ना हम लोग रिटेन अर्निंग्स में ऐड लेस करते थे चीजें, क्योंकि चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम्स हो, गिरना तो उन्होंने रिटेन अर्निंग में आके। लेकिन यहां पर इनकम स्टेटमेंट में अलग अलग लाइंस हैं, तो यहां पर हम जो भी एडजस्टमेंट डालेंगे वो किसी ना किसी लाइन आइटम में डालनी होगी। तो नेगेटिव गुडविल आ गई, अदर इनकम में डाल देते हैं। जिस साल मर्जी का सवाल हो, अगर एक्विजिशन के पहले साल का ही सवाल है तो नेगेटिव गुडविल अदर इनकम में आनी है। अब जैसे इस साल में मैंने कहा कब खरीदे थे 80% सम ईयर्स अगो, तो अगर नेगेटिव गुडविल हो भी तो फिर उसका यहां पर कोई काम नहीं। अगर पहले साल का सवाल है ना तो नेगेटिव गुडविल अदर इनकम में आएगी। ये मैंने आपको बता दी बात। पेज नंबर 19 चैप्टर में पेज 19 एडजस्टमेंट 11 बता दी। इनकम स्टेटमेंट में ये ऐसे होंगे एडजस्टमेंट, घबराना नहीं आपने, वो सब चीजें हम पढ़ चुके हुए हैं। सारी एडजस्टमेंट से ऐसे चलते। तो नेगेटिव गुडविल की एडजस्टमेंट अगर पहले साल का सवाल है तो इधर फेस पे अदर इनकम में ऐड हो जाएगी, यहां ब्रैकेट में P प्लस S प्लस साथ नेगेटिव गुडविल। लेकिन सिर्फ पहले साल का सवाल है तो ये चैप्टर में पेज 19 पे ये नंबर 11 में ये बात लिखी हुई मैंने। गुडविल साइन करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन सवालों के अंदर फिर आपको ना इंपेयरमेंट की इंफॉर्मेशन दी होगी। उसमें कहा होगा कि गुडविल थी इस साल 25% इंपेयर हो गई है, तो फिर गुडविल की वर्किंग करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर सवाल वाले नेगेटिव गुडविल डाली होगी, इनकम स्टेटमेंट का सवाल में अगर नेगेटिव गुडविल होगी ना तो पहले साल का ही सवाल होगा, वरना फायदा ही कोई नहीं। वो तो आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा ना। तो क्या नेगेटिव गुडविल ट्राई कैलकुलेट करके देखनी है, ये सवालों में आके बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर सबसे पहली एडजस्टमेंट बताई थी इंपेयरमेंट लॉस की, और कल चूंकि पूरी तफसील करा चुका तो इसलिए पूरी ही बात कर रहा हूं। अगर तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस गिवन है तो बैलेंस शीट में क्या करते थे? गुडविल में से माइनस। अच्छा, मैं रिपीट कराऊंगा बैलेंस शीट वाली एडजस्टमेंट ताकि वो रिपीट भी होती रहे और उसको सोच के फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस अगर गिवन है तो गुडविल में से लेस। अच्छा, गुडविल में से लेस तो यहां पर कहीं नहीं है, गुडविल में से लेस तो एसेट में से है ना। और दूसरा फैक्ट, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर है तो पी की रिटेन अर्निंग से लेस। रिटेन अर्निंग से क्यों लेस? क्योंकि एक्सपेंस है, हाँ वो यहां आना है। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो एस की रिटेन अर्निंग से लेस। अच्छा, एस की रिटेन अर्निंग से क्यों लेस? क्योंकि गुडविल निकालते हुए एनसीआई ने भी हिस्सा डाला था, इसलिए लॉस होगा इंपेयरमेंट, तो दोनों को तकलीफ जो होनी चाहिए। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो सिर्फ पेरेंट को चार्ज होनी चाहिए, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो दोनों को। अच्छा, इन एनी केस लॉस तो है ना गुडविल का। इस सवाल में अगर मैं उस इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल को डालूं, फर्ज करते हैं 1000 रुपए इंपेयरमेंट लॉस है,
ये नोटेड? मैं जितनी एडजस्टमेंट्स कराऊंगा इसी को मिटा मिटा के कराऊंगा, यानी आपको तो जुबानी करा रहा हूंगा लेकिन वो शक्ल यहीं पे दिखा रहा हूंगा। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस डाल लेते हैं। एक तो ये कि वो लॉस तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसको बनाएंगे हम एक्सपेंस, और अगर वो 1000 का इंपेयरमेंट लॉस है तो यहां पर हम 1000 रुपए एक्सपेंस बना देंगे। ऐसा करने से क्या होगा? अच्छा, अगर कोई इसको नोट करना चाहे इन फिगर्स को चेंज करने के बाद कितना को नोट करेंगे वैसे? क्या लिखेंगे? मैं तो इसी में यूआरपी गुजर देना है, मैंने इसी में एक्स्ट्रा डेफिनेट डाल देनी है। क्या हो गया? एडजस्टमेंट साथ साथ क्या लिखवा दूं? तो फिर सोल्यूशन दोबारा नोट करेंगे। हाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे वो, ठीक है लिखेंगे। बस सुनते जाएं, जागते जाएं, समझते जाएं। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर या एक्विजिशन डेट से लेके आज तक? फॉर द ईयर, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट होती है फॉर द ईयर। यहां जो भी एडजस्टमेंट्स आएंगी वो फॉर द ईयर वाली एडजस्टमेंट्स आएंगी। तो अगर फॉर द ईयर गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस दिया हुआ है तो चाहे एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे हो चाहे फेयर वैल्यू पे हो, एक तो बनेगा ये एक्सपेंस। ये एक्सपेंस बनने से ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 47। ये क्या हुआ? अच्छा ये 9 है, ये हो गया 14 और ये हो गया 30, ये हो गया 35। ग्रुप के फेस पे वो एक्सपेंस आएगा क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस है गुडविल का। तो एनसीआई जिस मर्जी पे हो फॉर द ईयर, यहां तो एक्सपेंस शो होगा। अब इस एक्सपेंस के आने से ये चार्ज किसको हो, ये हम इस पोर्शन में आके तोड़ेंगे। अगर तो एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो किसको ये 1000 चार्ज होना चाहिए। अब वो चार्ज कैसे होगा वो जादू देखें। ये यहां प्लस करेंगे 1000, बस और कुछ नहीं करना। एनसीआई 2600 ही रहेगी। बैलेंसिंग करें तो 28 था वो 27 हो गया ना, कितना फर्क पड़ा? तो ये 1000 पी को ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। बैलेंसिंग करने से वो पी को ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस अगर गिवन है तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे एक्सपेंस को शामिल कर लेंगे। अगर एनसीआई है तो बस और कुछ नहीं करना, पेरेंट को वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा बैलेंसिंग करने से, और ये भी 36 से 35 हो जाएगा। अगर गुडविल अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो, और अगर एनसीआई वैल्यू पे है तो एनसीआई को भी चार्ज होना चाहिए था। अच्छा, बैलेंस शीट में हम लोग इंपेयरमेंट लॉस पी की रिटेन अर्निंग से माइनस करते थे, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो वो जो वहां पर हम बैलेंस शीट में एस की रिटेन अर्निंग्स में करते आए हैं ना, वही सारा काम फॉर द ईयर हम यहां किया करें। वो थी रिटेन अर्निंग्स, वहां पर हम एक्विजिशन डेट से लेके आज तक की सारी एडजस्टमेंट्स करते थे। ये मैंने भी बोल दी बात, लेकिन आगे जितनी भी मैं एडजस्टमेंट्स बताने लगा हूं, जो वो एडजस्टमेंट्स हम एस की रिटेन अर्निंग में से एडलेस किया करते थे, उन्हीं का फॉर द ईयर हम इधर से एडजस्ट किया करेंगे। तो अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इंपेयरमेंट लॉस यहां फेस पे तो लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि लॉस तो भाई है ना, तो यहां तो लिखना है। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो बस, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इंपेयरमेंट लॉस यहां से लेस। ये बन गया 12 और 20% 2400, ये बन गया 2400 और बैलेंसिंग करने से 27,600। अच्छा, वैसे तो नोट शायद आपने किया है शायद नहीं किया है। पहले वाली शक्ल में आंसर क्या लिखा हुआ था? यहां 31 था, यहां 26 था और यहां 27 में 28,400 था। जब मैंने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट पे रखा और 1000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस डाला तो सारा का सारा ये 28 को 27 बन गया था। और अब जब एनसीआई मैंने रखा है फेयर वैल्यू पे तो देखिए 200 इसको चार्ज हुआ और इसको 800 चार्ज हुआ। तो 1000 में से 80 इसको चार्ज हो गया, 20 इसको चार्ज हो गया। तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस अगर गिवन है, करना क्या है? फॉर द ईयर लॉस यहां पर एक्सपेंस बनेगा, और अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो बस, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो यहां भी, और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में से लेस भी। और अगर कोई पीपी का जैसे कल वो आता था
इनकम स्टेटमेंट में क्या करें, कुछ भी ना करें भाई। पीपी का इम्पेयरमेंट लॉस है भाई, कल वाला जो 7800 था, बताएं कहाँ लिखूं, क्या करूं। इम्पेयरमेंट लॉस है पीपी का, तो एक्सपेंस बनाए। प्लांट तो कॉस्ट ऑफ सेल में भी डाल सकते हैं, नहीं तो एडमिन में डाल सकते हैं, और बस चूंकि वो एस के एसेट्स थे, एस का इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज होना था, तो इधर पैट में से वो 7800 का इम्पेयरमेंट लॉस लेस। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है या एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ गुडविल की इंपेयरमेंट से है। पीपी तो पीपी है, तो इसलिए अगर गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस गिवन हो यहां पर लिखेंगे फॉर द ईयर, और अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो बस, और एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो यहां भी और यहां भी। और साथ अगर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ा, जैसे कल वाले सवाल में, आज वो करूंगा सवाल दोबारा, अगर कैलकुलेट करना पड़ा तो उस सवाल को आज इनकम स्टेटमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, तो अगर वो कैलकुलेट करना पड़ा, पीपी का भी हिस्सा आ गया, तो एक्सपेंस तो शो होगा और यहां से भी 7800 लेस होगा, और एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो या प्रोपोर्शनेट पे हो, तो उस 7800 का इससे ताल्लुक नहीं है कि एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, इसका ताल्लुक सिर्फ गुडविल के इंपेयरमेंट से। ये मैंने आपको चेक में पेज नंबर 16 ये एडजस्टमेंट नंबर 1 बता दी सारी, आएगा ना, यहां से 7800 लेस होगा, दोनों को हिस्सा आएगा ना। जो चीज भी एस की रिटेन अर्निंग में प्लस माइनस करते थे, उसका 80 इधर आता था, 20 उधर जाता था, तो दोनों को हिस्सा आता है। ये मैंने आपको पेज नंबर 16 पे एडजस्टमेंट नंबर 1 सारी बता दी, पढ़ लीजिए, ये मैंने बता दी सारी। जी एडजस्टमेंट 1 ओके। फिर इंपेयरमेंट लॉस के बाद अगली चीज पड़ी थी इंटर कंपनी बैलेंस, और बल्कि शायद नहीं यूआरपी बाद में बताया था। चलो इंटर कंपनी बैलेंस, बैलेंस शीट में इंटर कंपनी बैलेंस का क्या काम था, है कहां से, इंटर कंपनी बैलेंस, एक का रिसीवेबल दूसरे का पेएबल, तो रहने दें, क्या हर्ज है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट्स बढ़ा चढ़ा के बता रहे होंगे, यानी पेरेंट ने अगर एस से रिसीव करना है तो पेरेंट के रिसीवेबल में आ रहा है, तो पेरेंट के रिसीवेबल में तो ठीक है, लेकिन थोड़ी वो रिसीवेबल है, एस के पेएबल में आ रहा है तो ग्रुप का तो नहीं वो पेएबल है, तो उसको हम एसेट और लायबिलिटीज दोनों से माइनस कर देते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये थी कि आपस में वो टैली भी हो, और अगर टैली नहीं है तो जो भी वजह है उस वजह को पहले दूर करें, उसके बाद नेट करें। वो थे इंटर कंपनी बैलेंसेस, यानी रिसीवेबल पेएबल। यहां पर क्या होगा, इंटर कंपनी इनकम्स और एक्सपेंसेस, वो किसी भी शक्ल के हो सकते हैं। 3 बताता हूं। अगर एक कंपनी ने दूसरी को लोन दिया हुआ है तो इधर क्या होगा, इंटरेस्ट। अब वो जो इंटरेस्ट है वो एक के फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा होगा और एक के अदर इनकम में आ रहा होगा, तो क्या ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्रुप पॉइंट डिस्कस करने, तो अगर यहां शामिल रहने दिया, फर्ज करें 2000, पी ने एस को लोन दिया हुआ है और एस इसमें और इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है जो उस पी वाले लोन पे, पी के अच्छा दोनों इसमें 2 एक अदर इनकम आ रही है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट इनकम कोई इनकम नहीं है और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, तो क्या करें, एलिमिनेट कर दें। यानी इधर ब्रैकेट में P प्लस S, यहां से भी 2 माइनस और यहां से भी 2 माइनस।
ये दोनों जगह 2 माइनस करने से ये बन गया 9 की जगह 7, ये 5। इस पे क्या फर्क पड़ा? क्यों नहीं? क्योंकि इन सब को प्लस माइनस करके हमने ये प्रॉफिट निकाला है। तो यहां से 2000 एक्सपेंसेस में से भी निकाल दिया, इनकम में से भी निकाल दिया, तो प्रॉफिट पे तो फर्क ही नहीं पड़ा। प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ा। ये 2 हमने एस के फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस किया है। एस की फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस किया हमने 2, तो इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। 2 माइनस यहां से भी, 2 माइनस यहां से भी। अब ये हमने एस का एक एक्सपेंस है जो यहां से कम कर दिया, तो वहां पर करूं एक्स एन से, तो पहले नेट हो गया। मेरा सवाल ये है कि मैंने यहां से एस का एक एक्सपेंस उड़ा दिया। जब एस का एक्सपेंस उड़ा दिया तो एस का प्रॉफिट हिट हुआ, वहां पर इसको उड़ा दें। इस 2 के यहां और यहां माइनस करने से इस प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा? जब ग्रुप के प्रॉफिट पे ही इस हरकत का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस प्रॉफिट के हिस्सों में क्यों फर्क पड़े? हम लोग जो यहां प्रेजेंट कर रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है, इसको तोड़ के दिखा रहे हैं हम। ये 1000 यहां लिखा था, तो यहां क्यों माइनस किया था? क्योंकि इससे ग्रुप के प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा था। इंटर कंपनी एलिमिनेट करने से, ये जो इधर से भी माइनस कर दिया, इधर से भी माइनस कर दिया, ग्रुप के प्रॉफिट पे फर्क पड़ा। जब ग्रुप के प्रॉफिट पे ही फर्क नहीं पड़ा, तो हम उसके हिस्से पे क्यों फर्क डालें? तो इसलिए इंटर कंपनी एलिमिनेशन करने का नहीं, यहां पर हमने काम करना। ना भी करें तो कोई फर्क नहीं। फर्क इसलिए है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की पूरी शक्ल देखनी होती है, सिर्फ एंड प्रॉफिट नहीं देखना होता। इनकम स्टेटमेंट सिर्फ 30,000 बताने के लिए नहीं बनाई जा रही होती। इनकम स्टेटमेंट की हर लाइन आइटम एक इंफॉर्मेशन है। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं है ना 9,000, तो इसलिए ये माइनस करना है यहां से, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन ठीक नहीं है। सारी लाइनें सिर्फ इसलिए थोड़ी प्रेजेंट हो रही होती है कि बस प्रॉफिट पता चल जाए, तो बस प्रॉफिट ही लिख देते। तो इसलिए ये दोनों लाइनें गलत इंफॉर्मेशन दे रही थी। इसमें एक ऐसी इनकम शामिल थी जो ग्रुप की इनकम ही नहीं थी, तो इसलिए यहां से भी माइनस, यहां से भी माइनस। ये इंटर कंपनी वाली मैं बात की है ना, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद दोबारा कर दूंगा। इस 2000 को यहां से भी माइनस, यहां से भी माइनस। ओके, एक और मिसाल, पेरेंट ने कुछ सर्विसेज दी और पेरेंट ने उन सर्विसेज के पैसे चार्ज किए। पेरेंट ने उसको अपनी अदर इनकम बनाया होगा, कुछ मैनेजमेंट सर्विसेज दी है, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दी है, पेरेंट ने अपनी इनकम बनाया होगा और एस ने कोई ना कोई एक्सपेंस बना दिया होगा। तो क्या करें? दोनों में से निकाल लें। और शक्ल, पेरेंट ने एस को या एस ने पेरेंट को गुड्स सेल की, तो वो सेल परचेज कंपनी सेल है आपस में। तो एक ने, जैसे अगर एस ने पी को चीजें बेची हैं, तो एस की सेल्स में एक 10,000 की सेल्स ऐसी आ रही है जो एस ने पी को बेची हुई है। तो आने दें, एस ने 10,000 की चीजें पी को बेची हैं, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सेल है। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? जून 2022 को नहीं, अभी अनरियलाइज नहीं है, अभी मैं सिर्फ अभी यूआरपी नहीं। यहां से 10 माइनस करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल नहीं है, तो 10 माइनस इसकी सेल्स में आ रही है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल में भी आ रही है, तो यहां से भी माइनस 10 माइनस या माइनस। इसने जो सेल रिकॉर्ड की है वही इसने परचेज ही रिकॉर्ड की हुई है, तो 10 ही माइनस करेंगे, उनकी कॉस्ट ना माइनस कर दें। कॉस्ट ना करें, कॉस्ट क्यों ना करें माइनस? तो इंटर कंपनी सेल, एक ने सेल्स रिकॉर्ड किया होगा और एक ने उसी 10,000 को परचेज रिकॉर्ड किया होगा, तो वो दोनों आपस में ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इन तीनों मिसालों के अंदर बात हो रही है इंटर कंपनी एक्सपेंसेस और इनकम। क्या ट्रीटमेंट करें? इनकम में से भी निकाल दें और एक्सपेंस से भी निकाल दें, तो यहां से भी माइनस, यहां से भी माइनस, जीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क। तो इंटर कंपनी इनकम एक्सपेंसेस हटाने से प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 भी बता दी, नहीं 2 नहीं सॉरी 3 भी बता दी, 4 भी बता दी और 9 भी बता दी।
3, 4 और 9 ये तीनों बता दी। हाँ, लोन का इंटरेस्ट। एक ने डिवेंचर इशू किए हैं, दूसरे के पास हैं। 3, 4 और 9 बता दी। हाँ जी, डन। मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए इनसे गैप करके बता रहा हूं। एस ने डिविडेंड बांटा और पेरेंट ने उसको अपनी डिविडेंड इनकम बना लिया। एस ने जो डिविडेंड बांटा और पी को वो डिविडेंड जो मिला, पी को क्यों मिला डिविडेंड? क्योंकि पी उसका शेयर होल्डर है। जो एस ने डिविडेंड बांटा वो यहां कहां आ रहा है और पी जो इनकम बनाया वो कहां आ रहा है? पी ने उसको अदर इनकम में मिलाया होगा और एस ने जो डिविडेंड बांटा आ रहा होगा एक्सपेंसेस में। शर्म भी नहीं, एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। ऑर्डिनरी डिविडेंड बांटना कोई एक्सपेंस नहीं होता है, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग से माइनस होता है, एक्सपेंस नहीं होता है। ऑर्डिनरी डिविडेंड बांटना एक्सपेंस नहीं है। अर्निंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट या रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, तो जो पेरेंट को उसमें से 80% मिला है वो उसकी अदर इनकम में आ रहा है, लेकिन जो एस ने डिविडेंड बांटा है वो यहां एक्सपेंसेस में कहीं नहीं आ रहा है। वैसे बता देता हूं, जिनमें से आपको जो आसान लगे वो याद रख लें। एस का डिविडेंड बांटना तो यहां कहीं नहीं है, लेकिन पी का इनकम कहना यहां है। कहां है? पेरेंट ने इसमें वो जो एस डिविडेंड बांटा उसका 80% अपनी इनकम बनाया होगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई डिविडेंड इनकम है, यानी ग्रुप की नजर में वो कोई डिविडेंड इनकम है। अगर यहां शामिल रहने दिया तो एक डिविडेंड यहां इनकम शो हो जाएगी, हालांकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी हैसियत ही नहीं है। तो क्या करें? बस यहां से माइनस कर दें, बस दैट्स इट। और दूसरा फैक्ट, बस कोई जबरदस्ती नहीं है दो फैक्ट की। जब है ही अदर इनकम नहीं, हम ऐसे रिटेन अर्निंग नहीं है, तो यहां पर पेरेंट ने उसको भी लेस कर देंगे, लेस कर देंगे बस। है एनसीआई में क्या करें उसका? एनसीआई का क्या ऐसे? एनसीआई का क्या? क्यों? अच्छा, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है तो यहां पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमने पेरेंट की एक इनकम यहां से उड़ाया है, तो से क्या था? वो पेरेंट की एक इनकम हमने यहां से हटा दी, तो इसका एनसीआई से क्या लेना देना है? कोई नहीं है ना। वो तो नहीं, एस के पैट पे भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा, एस के पैट पे फर्क नहीं पड़ा ना, तो इसलिए वहां पर कुछ नहीं करना। बाकी चीजें दोनों जगह से माइनस थी। क्यों? क्योंकि एक की इनकम प्रेजेंट हो रही थी, एक का एक्सपेंस प्रेजेंट हो रहा था। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों ही चीजें नहीं थी, इसलिए दोनों जगह से माइनस कर रहे थे। लेकिन ये जो एस ने ऑर्डिनरी डिविडेंड बांटा होगा और पी को ऑर्डिनरी डिविडेंड मिला होगा, वो बस सिर्फ पी की अदर इनकम में आ रहा था, वहां से उड़ा दिया, यहां से माइनस। अच्छा, इसकी एक और रीजन बताता हूं, अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो जाने देना ऊपर से। ये रीजन काफी है कि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इनकम नहीं है, काफी है ये रीजन, लेकिन वैसे ही एक रीजन और बता रहा हूं। ये ग्रुप का प्रॉफिट है, उसमें इतना हिस्सा एनसीआई का और इतना हिस्सा पी का, और ये पी का हिस्सा अगर वैसे भी डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो जो पी का अपना पैड था वो, और साथ एस के पैड में 80% हिस्सा,
अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो कॉन्सेप्चुअली ठीक है ना बात। ये जो पैट में पी का हिस्सा है ये कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही है कि पी का अपना पैट तो अपना ही है, जो एस का है उसमें से भी 80% इसका है, कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही है। अगर एक कंपनी हर साल डिविडेंड बांटती हो, अदर इनकम में से डिविडेंड माइनस, पूरी हो गई बात। ऐसे ही एक्स्ट्रा एक नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं, ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अगर कंपनी हर साल डिविडेंड बांटती हो, कोई भी, चलो एस, हर साल अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड बांटती है तो वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, प्रॉफिट डिविडेंड की शक्ल में बांट दिया जाता है। फॉर द ईयर जो एस ने प्रॉफिट कमाया उसका 80% लगा के पेरेंट के प्रॉफिट्स में ऐड किया। ये चीज ऐसे ही बस नॉलेज के लिए कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहा हूं। पेरेंट का पैट प्लस एस के पैट में 80%, इसको हमने कहा कि पेरेंट के शेयर होल्डर्स का हिस्सा है। एस के पूरे प्रॉफिट पे हिस्सा लगा लिया और 80% लगा के अपने साथ मिला लिया और उसको ग्रुप का हिस्सा कह दिया। प्रॉफिट पे भी 80% हिस्सा लगा लिया और जो डिविडेंड मिला वो भी अदर इनकम में डालना है। तो कॉन्सेप्चुअली डबल चीज हो गई ना, यानी हम लोग एस के प्रॉफिट पे भी अपना हक जिता रहे हैं और जो डिविडेंड मिल रहा है उसको भी अदर इनकम कह रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअली डबल चीज कर दी हमने, तो इसलिए वो यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 10 भी बता दी। अच्छा ये सारी समझाई हुई चीजें हैं, उसको मैं गुजार रहा हूं, ये टपा नहीं रहा हूं। ये मेहनत हो चुकी, पूरा वीक लगा दिया इसके ऊपर, ये उसी मेहनत को मैं आगे चला रहा हूं। ये 10 बता दी, पेज नंबर 19 के ऊपर 10 बता दी मैंने। कुछ सवाल पूछने लगा था जी। अगर हमने अभी शेयर खरीदे और जो कंपनी है उसने उसके हाथ से तो हम इस तौरीक के मुताबिक तो हमने वाले प्रॉफिट तो नहीं तो कंप्लीट किया ना। हाँ, इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा बात बताई है कि अगर ये प्री एक्विजिशन में से बांटे होते, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा बात ही, लेकिन उसने भी उसको अपनी प्रॉफिट में हिस्सा लिया होता। जबकि हम कहते हैं प्री एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट में से लेस होना चाहिए, इनकम नहीं बनना चाहिए, तो उसको इस वजह से निकाल रहे होते हैं। ये सबके लिए नहीं था सवाल। एडजस्टमेंट 10 बता दी मैंने, हो गया एडजस्टमेंट 10। चलें जी और आगे चलते हैं। यूआरपी अच्छी एडजस्टमेंट है, वो समझाता हूं। यूआरपी एक मिसाल से बता रहा हूं, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो करना तो वही है जो प्लस माइनस बताऊंगा। यूआरपी समझा रहा हूं। चीजें 8,000 की खरीदी और उसने वो सारी की सारी चीजें 10,000 की एस को बेच दी। एस ने ये चीजें 10,000 की खरीदी और ये सारी की सारी आगे 13,000 की बेच दी। कोई यूआरपी पी प्लस एस सेल स्क्रीन, ये फ्रेम में आ रहा है। पी प्लस एस सेल्स, पी प्लस एस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सही सेल्स कौन सी है? 13 फालतू की सेल है ना। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सही कॉस्ट कौन सी है? नहीं, सही परचेज कौन सी है? सॉरी 8। ये परचेज फालतू है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये 10,000 फालतू आ रहा है ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेल्स में ये 10,000 फालतू आ रहा है। तो हम यहां से 10 उड़ा देंगे, यहां से 10 उड़ा देंगे, सिखाया था। तो इसलिए सेल्स में से भी सेल वैल्यू ही लेस और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी सेल वैल्यू ही लेस। ऐसा करने होगा, अब सेल्स असली वाली रह जाएगी 13 और कॉस्ट ऑफ सेल असली वाली 8 रह जाएगी। जब इंटर कंपनी सेल होती है, सेल्स में से लेस और कॉस्ट ऑफ सेल से लेस, क्योंकि जो एक की सेल है वही दूसरे फालतू परचेज
फालतू है, इसको उड़ाया हमने। ये सेल्स ठीक है, ये फालतू है, इसको उड़ाया। इंटरकंपनी सेल अगर 1000 की चीजों में से क्लोजिंग स्टॉक रह गया होता और ये चीजें इसने आगे बेच दी होती 9000 की तरह, अब यूआरपी है। हाँ, लेकिन यूआरपी से पहले इंटरकंपनी सेल कितनी है? 10। क्या ट्रीटमेंट करें उसका? अच्छा, मैं ना पिछली वाली भी फिगर्स सामने रख लेता हूं। 10 + 13 था और कॉस्ट ऑफ सेल्स 8 + 10 था, तो हमने इंटरकंपनी सेल 10 उड़ा दी थी ताकि आउटर कॉलम में सही वाली 13 और सही वाली 8 है, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से असली सेल 13 है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से असली कॉस्ट 8। अब इंटरकंपनी सेल कितनी? 10,000। तो सेल्स में से भी 10 उड़ा दूं, ये 10 माइनस करना इसको कैंसिल कर रहा है, और कॉस्ट भी 10 उड़ा दूं, नहीं, इंटरकंपनी सेल 10 माइनस 10 माइनस, तो 10 ना उड़ाऊं यहां से, सेल में से 10 उड़ा दिया, यहां से 10 ना उड़ाऊं, दोनों में से 4,000 माइनस करूं। इंटरकंपनी सेल कितनी है? वो तो 10,000 है, तो यहां से 10 ना माइनस करूं, यहां से 10 ना करूं माइनस, 10 माइनस करना नहीं तो बिल होगा। ये अभी 4,000, यहां 10 था, इधर 10 था, इधर 13 था, ये शक्ल बनी हुई थी, तो 10 माइनस ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये 10 इसने फालतू सेल रिकॉर्ड की हुई है और ये 10 इसने फालतू कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड की हुई है, दोनों में से 10 उड़ा दिया ताकि असली सेल और असली कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। अब इसने 10 की सेल रिकॉर्ड की हुई है, तो 10 यहां से उड़ाएं कि ना उड़ाएं? तो फिर यहां से भी पूरा 10 ही उड़ाएंगे ना, वरना तो जीपी चेंज हो जाएगा। लेकिन इस 6,000 में ये 10 आ तो रहा है, ये आ रहा है, 10 आ नहीं रहा। कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो ये 10 आ नहीं रहा क्या? इस 6,000 में 10 नहीं आ रहा, आ रहा है, तो 10 ही उड़ाएंगे ना, उड़ाएं 10 है, पूछ रहा हूं। इंटरकंपनी सेल कितनी? 10। इंटरकंपनी परचेज कितनी है? 10। तो यहां से भी 10 माइनस करेंगे, यहां से भी 10 ही माइनस करेंगे। वो बेचारे की कॉस्ट ऑफ सेल ही नहीं इतनी आ रही, तो उसमें से 10 कैसे माइनस करें? ये तो ऐसे ही करेंगे। अब इसके अलावा फिर एक और काम करना पड़ेगा, वो समझ लें। इनकम के फेस के ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल की लाइन आ रही होती है, परचेजेस नहीं आ रही होती, कॉस्ट ऑफ सेल। आपको जो सवाल भी इनकम स्टेटमेंट का आएगा उसमें सेल्स के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी होगी। वो बचपन वाला काम नहीं होगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ये बचपन में इंट्रो में होता था। अब इनकम स्टेटमेंट कंपनी के फेस पे नहीं आ रहा होगा ओपनिंग परचेजेस वगैरह, तो सवाल में ये तो कॉस्ट ऑफ सेल की लाइन ही आ रही होगी। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल में ही कहीं ना कहीं परचेजेस भी छुपी हुई है। इस ब्रैकेट की शक्ल में देखेंगे तो 10 यहां से माइनस करना, लेकिन मैं उसको इस तरह तोड़ के बताता हूं, सेल्स और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर मैं सेल्स में से 10 माइनस करूं तो क्या ठीक कर दिया? अगर दिस प्लस दिस माइनस 10 कर दूं तो मैंने ये फालतू चीज उड़ा दी। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिस प्लस दिस माइनस 10 करूं तो मैंने ये उड़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेल्स में से फालतू 10 उड़ गया, कॉस्ट ऑफ सेल में से ये फाला 10 उड़ गया। लेकिन एक गलती और रह गई है। वो गलती इसमें और ये रह गई है कि एस ने जो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया हुआ है वो प्रॉफिट लोडेड अमाउंट है, क्योंकि ये इसने इस 10 में से बचाया है। इस 4,000 में प्रॉफिट लोडेड है ना, तो उसी को तो यूआरपी कहते हैं। वो यूआरपी है ना, कितना है यूआरपी? 2000 20% 800 यूआरपी है इसमें।
800 है यूआरपी, 800 है। इस 4000 में 800 यूआरपी लोडेड है। अगर ये 6 मैंने यहां लिखा, इस 6 के निकालने में 2 मसले हैं। एक ये फालतू का 10 लिखा हुआ था, वो तो उड़ा दिया। इस 4000 में 800 लोडेड है, एक ज्यादा फिगर माइनस हुई है, तो इसमें जो फालतू 800 शामिल है वो फालतू 800 लेस हुआ है, वो ऐड कर देते हैं। तो इसमें 800 कर देते हैं ऐड। अब इससे देखिए एंड रिजल्ट क्या बना। आठ और 6 14 माइनस 10 4 प्लस 800 4800। और अगर आप असल चीज पे गौर करें तो जो चीजें खरीदी गई थी इनमें से कितनी अभी भी पड़ी है? 40%। इनमें से कितनी चीजें अब भी ग्रुप के अंदर पड़ी हैं? 40%। कितनी बाहर बिक गई? इसका कितना बना 60%? ये वो 48 आ रहा है। सेल्स 10,000 है, चाहे बायर ने वो सारी की सारी चीजें आगे बेच दी हों, चाहे उसके पास कुछ बची रह गई हों, इंटर कंपनी सेल तो पूरी पूरी एलिमिनेट ही होगी। सेल्स में से भी ये पूरी फिगर माइनस, कॉस्ट ऑफ सेल में से भी ये पूरी फिगर माइनस। कॉस्ट ऑफ सेल में से इसको माइनस करना, इसको कैंसिल कर रहा है असल में। और एक और गलती क्या रह गई, गलती तो नहीं कहता उसको, एक और चीज मिसस्टेटमेंट क्या रह गई कि इसमें प्रॉफिट लोडेड है ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से। उस प्रॉफिट लोडेड होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक प्रॉफिट लोडेड अमाउंट माइनस होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आ रही है, तो उसको बढ़ा देते हैं। तो जो इस क्लोजिंग स्टॉक पे छुपा हुआ यूआरपी है उसकी ट्रीटमेंट क्या बनी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड। तो फॉर द ईयर जो सेल्स हुई हैं वो यहां से माइनस करते हैं, और अगर उनमें से कुछ स्टॉक बचा रह गया है तो यूआरपी, बैलेंस शीट में यूआरपी का क्या करते थे? करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में से माइनस, तो नहीं आ रहे। और दूसरा फैक्ट, सेलर की रिटेन अर्निंग में से माइनस, सेलर के प्रॉफिट्स को कम करेगा। ये बहुत है, लेकिन अगर एस सेलर है तो ये तो कर सीआई की वर्किंग में एस के पैट में से यूआरपी 800 लेस भी होगा। क्लोजिंग स्टॉक का यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और अगर पी सेलर है तो बस, और एस सेलर है तो ये भी, और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में भी। हाँ जी, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिनल सेल्स 9000 है और उनकी कॉस्ट 4800 है। डायरेक्ट कैसे? नहीं, मैंने तो इस ट्रांजैक्शन को समझाना था, मैंने इसलिए सिर्फ ये ट्रांजैक्शन ही एक रखी। ये तो बहुत सारी सेल्स कोई और भी हुई होंगी। नहीं, वो तो मैंने आपको टैली कराना था, इसलिए मैंने 4800 बताया। वरना करने वाला काम क्या है? 10 माइनस 10 माइनस और 800 ऐड। वो 800 कैसे निकलेगा? इस 10 में से जितनी चीजें बची हुई हैं उनमें जो प्रॉफिट लोडेड है वो यूआरपी है। तो इंटर कंपनी सेल यहां से भी माइनस, यहां से भी माइनस, बस, और यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड। अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो यहां तो ऐड, और यहां एस के पैट में से लेस। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर पेज 17 पे 5 बता दिए। एडजस्टमेंट नंबर 5 बता दी। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 45 पे आए। क्या हुआ? ये यूआरपी तो वही है जैसे पहले यूआरपी निकालते हैं यार। तो बैलेंस शीट में भी था ना कि जितनी चीजें बेची थी उनमें से कितनी बच गई हैं, तो अभी भी बताएगा ही, अभी भी इतना तो बताएगा ही।
प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 45 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 45। थ्री हाथ से लिख के कर दें और 1 और 2 बस ज़बानी देख लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेज 45। क्वेश्चन 3 आप अभी सॉल्व कर दें, पूरा लिख के जरा एक बार हाथ से गुजरे ना सारा फॉर्मेट। और क्वेश्चन 3 पूरा हाथ से गुजार लें एक बार और 1 और 2 बस ज़बानी देख लें। सेल वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं, यूआरपी से रिलेटेड एक और, अगर गुड्स का यूआरपी है, अच्छा मुझे लगता है कि ये एडजस्टमेंट 5 पढ़ी नहीं आपने, क्योंकि अगर पढ़ते तो एक चीज पूछनी चाहिए थी आपको। हाँ जी, क्लोजिंग के साथ जो सलूक कर रहे हैं ओपनिंग के साथ फॉलोअर सलूक होता है। यानी अगर हमने यूआरपी क्लोजिंग में छुपा हुआ यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करना है तो ओपनिंग में भी तो यूआरपी छुपा हुआ था, पिछले साल वो क्लोजिंग था तो ओपनिंग में भी यूआरपी छुपा हुआ है, उसको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग स्टॉक के साथ उलट सलूक होता है। तो क्लोजिंग में छुपा हुआ यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, तो ओपनिंग में छुपा हुआ यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस। यहां से अगर एस सेलर है तो क्लोजिंग में छुपा हुआ यूआरपी माइनस, ओपनिंग में छुपा हुआ यूआरपी ऐड। ये लिख कि ओपनिंग स्टॉक में जो छुपा हुआ यूआरपी है तो उसके साथ उलट सलूक है। हाँ तो वो पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग था ना, अब वो ओपनिंग है। गुड्स का यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड, क्लोजिंग गुड्स था, और अगर ई सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो एनसीआई में यहां भी करना है और एनसीआई में प्रॉफिट में से लेस।
और अगर पीपी का यूआरपी वैल्यू से बताता हूं। और ये 2019 नहीं है, 2022 है। को प्लांट बेचा और उस पर प्रॉफिट कमाया। अच्छा जी, पढ़ते हुए यूआरपी की एडजस्टमेंट क्या होती है? जो प्रॉफिट कमाया था और प्रॉफिट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा है वो इसमें से माइनस कर लें, लेट से 25%। बैलेंस शीट में इसके साथ क्या सलूक किया था? पीपी में से लेस, जाग रहे हैं, पीपी में से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस। पूरा क्यों नहीं लेस? 22-50 क्यों लेस? क्योंकि जैसे जैसे वो एसेट यूज होता जाएगा, ये जो प्रॉफिट कमाया था ये रियलाइज होता जाएगा। जैसे जैसे बायर इस एसेट को यूज करता जाएगा, वो उसको यूज करके कंज्यूम करता जा रहा है, डेप्शन एक्सपेंस बनाता जा रहा है, वैसे वैसे सेलर का प्रॉफिट रियलाइज होता जा रहा है। अगर इसी साल ही बेचा है, इसी साल ही बेचा है, तो ये फिगर्स यहां कहां है? अदर इनकम में है। जिसने बेचा है, अगर इसी बेचा तो सेलर की अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा होगा। 3000 आ रहा होगा कि 2250 आ रहा होगा? 3000 आ रहा होगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक से उठ के एसेट दूसरे के पास चला गया। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट बिका नहीं। जब ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट बिका ही नहीं है तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ये 3000 पूरा का पूरा 3000 सेलर की अदर इनकम में आ रहा होगा। 3000 सेलर की अदर इनकम में आ रहा होगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये एसेट बिका ही नहीं, क्यों नहीं बिका? क्योंकि एक कंपनी से उठ के वो प्लांट दूसरी कंपनी के पास आ गया है, तो अभी भी ग्रुप के अंदर ही। तो जब वो बिक ही नहीं रहा तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल किस बात का? तो इसमें अदर इनकम में 3000 शो हो रहा है, तो उसमें से 2250 उड़ा दें या पूरा 3000 उड़ा दें। लेकिन यूआरपी तो 2250। अदर इनकम में 3 आ रहा है, वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं डिस्पोजल, तो 1 रुपया भी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल नहीं है, इसलिए यहां से पूरा 3000 माइनस होगा। और यहां कहीं वो बायर ने डेप्रिशिएट किया होगा, या तो यहां आ रहा होगा या यहां आ रहा होगा। तो बायर ने तो ये महंगा ही खरीदा था, यानी बायर ठीक है, बायर ने महंगा ही खरीदा है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेप्रिसिएशन ज्यादा शो हो रही है। जाग रहे हैं? ये इनकम स्टेटमेंट की थोड़ी सी मुश्किल एडजस्टमेंट है। पीपीई अगर बेचा है तो जिसने बेचा है उसकी अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है। अगर उस 3 के 3000 को यहां रहने दिया, 10-20 रुपए भी उसमें से रहने दिए, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कहलाना नहीं बनता, इसलिए यहां से पूरा 3000 उड़ाएंगे। एक चीज। दूसरा, जिसने खरीदा हुआ है उसने तो वो महंगा खरीदा हुआ है और उसने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू बायर ठीक है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है जो ज्यादा शो हो रहा है, तो वो भी ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो अब इसमें हम 2 काम करेंगे। पूरा का पूरा 3000 अदर इनकम से निकलेगा, लेकिन तब अगर ये इस साल बेचा है तो पूरा का पूरा 3000 यहां से निकलेगा, और ये जो 750 है, ये जो एक्स्ट्रा डेप्शन है, ये कहीं एक्सपेंसेस में फालतू आ रहा है, वहां से माइनस कर देंगे। अदर इनकम में से माइनस पूरा 3000, और ये जो एक्स्ट्रा 750 डेप्शन है ये कहीं एक्सपेंसेस में आ रही होगी, वहां से निकाल लेंगे। तो 3000 अदर इनकम में से माइनस और 750 किसी भी रेलिवेंट एक्सपेंस में से माइनस। अगर पी सेल, अच्छा ऐसा करने से 3 यहां से उड़ा दिया, 750 यहां से उड़ा दिया, ऐसा करने से ग्रुप प्रॉफिट पे 2250 का फर्क पड़ा, क्योंकि इनकम में से 3 निकाला, एक्सपेंसेस में से 750 निकाला, तो ग्रुप के प्रॉफिट में से 2250 का फर्क पड़ा है, और ये वही यूआरपी है, ये वो यूआरपी है। अगर पी सेलर है तो बस, अगर एस सेलर है तो 2250 यहां से भी लेस हो जाए।
अदर इनकम से पूरा 3 लेस, 750 रेलिवेंट एक्सपेंस लाइन आइटम में से लेस। अगर पी सेलर है तो बस ये 2 काम, और अगर एस सेलर है तो ये तो करना ही है, और 2250 एस के प्रॉफिट में से लेस, क्योंकि ये यूआरपी। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दी। और चूंकि 3000 और 750 को अलग अलग करना है, इसलिए मैंने ये लिखी भी अलग अलग करके हुई है। पेज नंबर 17 और 18, एडजस्टमेंट 6 और 7, नहीं सॉरी 7 और 8, पेज नंबर 18, चैप्टर में पेज 18। चैप्टर में पेज 18, एडजस्टमेंट नंबर 7 और 8 पढ़ लीजिए। और अगर पढ़ेंगे तो एक चीज जरूर पूछेंगे आप, अच्छा बस 1-2 एडजस्टमेंट्स रह गई, ये करके तो मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। फिर अगली क्लास में ना वही कल वाला सवाल उठाता हूँ। एसोसीआई डन, तकरीबन वही सारी एडजस्टमेंट जो समझाई हुई हैं, उन्हीं का मैंने बस फॉर द ईयर इफेक्ट बताया। जी पहले पढ़ लें एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 7 में मैंने ये लिखा हुआ है कि ये प्लांट दूसरे का तो प्लांट है, लेकिन जिसने बेचा है उसकी ये गुड्स थी, मतलब वो बेचता ही प्लांट था। तो अगर बेचने वाले की ये नॉर्मल गुड्स थी, अच्छा खरीदने वाले की ये गुड्स नहीं है। अगर ये खरीदने वाले की गुड्स होती तो उसको तो मैं फिर यूआरपी ऑन गुड्स कहता। खरीदने वाले का ये पीपी है, वो तो डेप्रिशिएट ही कर रहा है, यानी 750 को तो वैसे डील करना है। लेकिन अगर बेचने वाले ने इसको गुड्स की सेल माना हुआ है, तो उसने इसको सेल्स में लिया होगा और उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल में लिया होगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स है? अच्छा इसलिए सेल नहीं है क्योंकि दूसरे की परचेज आ रही है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेल ही नहीं है ये। तो जो बेचने वाले ने, फर्ज करें ग्रुप बेचने वाले ने इसको 15 का बेच के 12 के ऊपर 3 प्रॉफिट कमाया होगा, तो बेचने वाले ने 15,000 को अपनी सेल्स में डाला होगा और 12,000 को अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में डाला होगा। तो सेल्स में से भी निकाल देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल से कितना निकालें? 12 का प्लांट खरीद के 15 का बेचा था, तो सेल्स में से 15 निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल से 12 इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि इंटर कंपनी है, इसलिए निकाल रहे हैं कि ये ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से जब बेचना ही नहीं है तो फिर वो सेल्स भी नहीं है, फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है। ये एडजस्टमेंट 7 के पॉइंट 1 में कि बेचने वाले ने इसको गुड्स की सेल माना हुआ है, तो फिर जितने का बेचा वो अपनी सेल्स में से निकाल देंगे और उनकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल देंगे। क्या डेप्रिसिएशन? वो 8 लिखी हुई है एडजस्टमेंट, यानी मैंने 7 और 8 दो अलग एडजस्टमेंट लिखी हैं। 750 का नैनी कैसे अलग ही बताया मैंने। एडजस्टमेंट 7 मैंने लिखी है 3000 का क्या करना है। अगर एक ने बेचते हुए इसको प्रॉफिट एंड डिस्पोजल माना है तो यहां से 3 निकाल देंगे। अगर उसने बेचते हुए इसको अपनी सेल माना है, यहां 15 यहां 12, तो 15 भी निकाल देंगे, 12 भी निकाल देंगे। ये मैंने एडजस्टमेंट 7 लिखी हुई है। 750 मैंने एडजस्टमेंट 8 में लिखा हुआ है। करता हूं, ब्रेक करता हूं। तो फिर तो वो गुड्स की यूआरपी हो गया ना, एडजस्टमेंट नंबर 5। चलिए ठीक है, 55 यहां एंड। चूंकि 2-3 एडजस्टमेंट्स और हैं तो वो ये ना हो ये भी बाहर आ जाए। ठीक है 55 बस यही एंड।